हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जहां आज मैं आपके लेकर आया हूं द्वितीय वर्ष डीएलएड का विषय। जी हां, डीएलएड के द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है समाज शिक्षा पढ़चर्या और बोध। जी हां, समाज शिक्षा और पढ़चर्या बोध इस विषय की अंतिम इकाई यानी कि इकाई 4 आपके सामने हम लेकर आए हैं। मैं पहले ही बता दूं तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, उनके द्वारा दिए जा रहे हैं उपलब्ध कोर्सेज के बारे में और उपलब्धियां। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इस पूरे इकाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी। पूर्ववर्ती डीएलएड की परीक्षा में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आए थे और आने वाली डीएलएड की परीक्षा में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आ सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य के छात्रों को प्रवेश दिलाती है विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, साथ ही साथ बीए, बीएड, बीएससी बीएड, डीएड, बीएड, एमए, बीए, बहुत सारे कोर्सेज, एएनएम, रीट, एमपीटीडी का भी कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ गत वर्ष हुई राजस्थान की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें 80-87 ज्यादा स्टूडेंट्स, 87 स्टूडेंट्स का हमने चयन करवाया था अपनी संस्था के द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही श्रेष्ठ संस्था जिसे जुड़कर अभी तक हजारों छात्रों, सैकड़ों छात्रों ने अपना भविष्य उज्जवल बनाया है। हमारी संस्था के साथ जुड़कर अभी तक सैकड़ों छात्रों ने डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त किया है, अपने मनचाहे कोर्सेज में प्रवेश लिया है। और भारतवर्ष के किसी भी राज्य से आते हो, अगर आप दूरस्थ शिक्षा पद्धति, डिस्टेंस मोड एजुकेशन, प्राइवेट, रेगुलर, ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा हमारे उपलब्ध है। इन सभी तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, प्रवेश पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इन कोर्सेज में प्रवेश चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आप भी मन चाहे कोर्सेज में प्रवेश पा सकते हैं। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य के छात्र हो, आपको प्रवेश मिलेगा। जी हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। बहुत कम फीस में बहुत ही अच्छा गाइडेंस, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है और अभी तक का रिकॉर्ड हमारा बेहतरीन रहा है। हजारों सैकड़ों छात्र हमारे साथ जुड़कर अपना भविष्य उज्जवल प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, आप भी विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश पाना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, साथ ही साथ इन सभी कोर्सेज में आपको प्रवेश मिलेगा। दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क कीजिए, देर ना कीजिए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने किसी सगे संबंधी, दोस्त या स्वयं का भी एडमिशन करना चाहते हैं इन कोर्सेज में, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको विषयवार जानकारी, फीस से संबंधित जानकारी सब कुछ मिलेगी। साथ ही साथ जो पूरी प्रक्रिया होगी बताई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको लेकर चलता हूं इस इकाई के अंक विभाजन की। तो जैसे हम बात करेंगे इस इकाई यानी कि चौथी इकाई जिसका नाम है भाई ज्ञान, जिसपे अंक आवंटित है कुल 15। जी हाँ, इस इकाई पर कुल 15 अंक आवंटित है। जी हाँ, ये जो समाज शिक्षा पढ़चर्या बोध का अंतिम इकाई 4 है, इसका नाम है ज्ञान और इस पर कुल अंक आवंटित है 15। जी हाँ, 15 अंक है, मतलब बड़ी यूनिट है। और ये एक वीडियो देखकर आप आधे घंटे से भी कम की वीडियो है, इसे आप देखकर पूरे 15 अंक कमा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो इस इकाई 4 पर अंक आवंटित है कितने, 15 के इस पर दिए गए हम, जिसमें से आपको भाई एक नंबर के 3 प्रश्न आने यानी कि ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं ना, एमसीक्यूज, वो कितने रहेंगे भाई, 3 प्रश्न। उसके बाद जो 2 मार्क्स के प्रश्न होंगे, वेरी शॉर्ट जो रहते हैं ना, वो 1 प्रश्न आने वाला है, यानी कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है वो कितना आने वाला है भाई, 1 प्रश्न। और 3 मार्क्स के 2 प्रश्न और 4 मार्क्स का 1, तो 4 मार्क्स का 1 और 3 मार्क्स के यानी कि 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15। तो इस प्रकार से कुल 15 अंक आवंटित है। 1 मार्क्स का 3, 2 मार्क्स का 1, 3 मार्क्स के 2 और 4 मार्क्स का 1। तो यहाँ पे कोई भी अति दीर्घ उत्तरीय वेरी लॉन्ग तो नहीं आने वाला है। तो इस चैप्टर से पढ़ते वक्त ध्यान ये रखना है कि भाई शॉर्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेरी शॉर्ट पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 नंबर और 3 नंबर का ही प्रश्न है, बाकी सब 2 1 नंबर के प्रश्न है। 5 नंबर का, 6 नंबर का प्रश्न तो कोई है ही नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रश्न उत्तर याद करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरों को सीमित शब्दों में लिखिए, शब्द सीमा का ध्यान रखिए और साफ सुथरा लिखिए, आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और बात करते हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। लेकिन उससे पहले बताऊं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख दीजिए। साथ ही साथ आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको किस विषय की वीडियो और चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आप कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो में कमेंट कीजिए,
तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप नया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और देखिएगा, वीडियो कैसे लगी भी बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो है हमारे वो कौन से, उनकी बात हम करते हैं। यहां पर देखिए, बालक के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? बालक जो होता है उसका समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन जो करना है, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन अदा करता है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी होती है? तो वो है भाई विद्यालय की। सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है किसकी होती है? विद्यालय की। बालक के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका होती है विद्यालय की, या फिर विद्यालय की प्रमुख भूमिका होती है बालक के समाजीकरण में। वाइस वर्सा भी आपको पूछ सकता है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो याद रखिएगा, क्योंकि छात्र के जीवन में भाई समाज का ही सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। तो बालक के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका होती है विद्यालय की। दूसरा देखिए, परिवर्तन नियम है भाई, परिवर्तन नियम है प्रकृति का, भाई नेचर प्रकृति का ही नियम है। अक्सर आप सुनते होंगे परिवर्तन नियम नियम है संसार का, है ना, ऐसा कहते हैं। तो भाई यही है कि परिवर्तन जो है नियम है प्रकृति का। प्रकृति जो परिवर्तन करते रहती है। कभी आप देखोगे ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, और जितनी प्रजातियां पाई जाती है जानवर वगैरह की, इन सब में भी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन सब होते रहता है भाई। तो प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन, ठीक है? ज्ञान के स्रोत कितने हैं भाई? ज्ञान के 4 स्रोत हैं। अब कौन से हैं, क्या है, बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में बताऊंगा आगे। लेकिन फिलहाल याद रखिए नंबर की, हाँ, ज्ञान के 4 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं ज्ञान के? 4। जी हाँ, ज्ञान के 4 स्रोत होते हैं, आपको ध्यान रखना है। याद रखिए, ज्ञान के प्रकार नहीं पूछा है, ज्ञान के स्रोत पूछा है। प्रकार कुछ और होते हैं और स्रोत कुछ और होता है, ठीक है? तो ज्ञान के स्रोत हैं 4 जगहों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के 4 स्रोत होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित करता है किसको? समाज को। जी हाँ, शिक्षक जो होता है वो अपने संतुलित, एकदम संयम, स्टेबल व्यवहार से, संयमित संतुलित व्यवहार से पूरे समाज को प्रभावित करता है। यदि शिक्षक जो है वो ही अच्छा ज्ञान नहीं दे पाए, छात्रों को सही नहीं सिखा पाए, अपने व्यवहार से एक आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाए, एक एग्जाम्पल नहीं रख पाए, तो बालक जो है, समाज जो उसका अनुसरण कैसे करेगा? तो एक अच्छे शिक्षक के व्यवहार को आदर्श मानकर पूरा समाज जो है उसका अनुसरण करता है, पूरा समाज जो उसके पीछे पीछे चलता है, ध्यान रखना आपको। तो शिक्षक अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित करता है किसको? समाज को प्रभावित करता है। अगला, संस्कृति किन तत्वों का संग्रह है? भाई संस्कृति जो है वो किन चीजों से मिलकर बनी है, किन किन तत्वों से, किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी है? तो संस्कृति जो है वो मानव द्वारा निर्मित, यानी इंसान ने जो चीजें बनाई है। भाई संस्कृति भगवान ने, संस्कृति किसी ईश्वर ने, संस्कृति किसी जानवरों ने नहीं बनाई है। संस्कृति हमने बनाई है कि हमें इस संस्कृति की तरह से जीना है, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज है, तो ये बनाई हम इंसानों ने है। किसका इस्तेमाल करके? भाई भौतिक और अभौतिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, लिविंग नॉन लिविंग चीजों का, है ना, फिजिकल नॉन फिजिकल का, ठीक? तो संस्कृति किन तत्वों का संग्रह है? तो मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का। जी हाँ, संस्कृति जो है वह मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का संग्रह है। जी हाँ, संस्कृति किन तत्वों का संग्रह है? मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का। अगला देखिए, पाठ्यचर्या और शिक्षक में अति निकट का संबंध है। ये पाठ्यचर्या जो होती है ना, और शिक्षक जो होता है उसका अति निकट का संबंध है। भाई शिक्षक को ही तो पढ़ाना है ना, पठन का कार्य शिक्षक को ही तो कराना है। तो पाठ्यचर्या तो शिक्षक का और छात्र के लिए बनाई जाती है, तो शिक्षक का संबंध तो बहुत गहरा है भाई उससे, ठीक? तो पाठ्यचर्या और शिक्षक में अति निकट का, भाई अति निकट यानी बहुत पास का, बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगला देखिए, किसी वस्तु के संबंध में जानकारी ही ज्ञान है। भाई किसी भी वस्तु के बारे में अगर आपको जानकारी है उसे कहेंगे ज्ञान। जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे इस घड़ी के बारे में, स्मार्ट वॉच है, तो इसके बारे में अगर मुझे ज्ञान है, ठीक है, अगर इसके बारे में जानते हो इसको कैसे चलाते हैं ऐसा, तो मुझे कहा जाएगा कि हाँ ये इस चीज के ज्ञानी, भाई इनको इसके बारे में पता है, इसके नॉलेज पता है, ठीक है? तो कहने का मतलब है किसी भी वस्तु के बारे में अगर आपको ज्ञान है, इसका किसी के बारे में जानकारी है, उसे ज्ञान कहा जाता है, नॉलेज कहा जाता है। जैसे कि हम कोई, अगर आप देखोगे कोई ऐसा भी होता है व्यक्ति जो क्या करता है, बड़ी बड़ी चीजों को जानता है, किसी व्यक्ति के बारे में जानता है, तो उससे पूछा जाए तो वो उसका जवाब देता है कि हाँ ऐसा ऐसा मैं जानता हूं। तो ये क्या हो गया? ज्ञान हो गया, हमें उससे ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना? जैसे अगर मैं किसी इतिहासकार से पूछूं जिसने आजादी की लड़ाई में देखा होगा, बहुत बूढ़ा हो चुका अभी 80-90 साल का, लेकिन हाँ अब आजादी के 75 साल हैं और वो 90 साल के हैं, मतलब वो 15 साल के तो थे, है ना, 15 साल के थे लगभग जब देश आजाद हुआ। आजाद होने के पहले 15 साल उन्हें गुजारे हैं गुलाम देश में, तो उनको जानकारी होगी कि देश कैसा था। तो उनसे अगर मैं पूछूं किसी 90 साल के व्यक्ति से जाके, बताओ अंग्रेज कैसे थे, अंग्रेजों का आखिरी वायसराय कैसा था और भारत में माहौल कैसा था, तो जब मुझे जानकारी देंगे ना तो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। तो वही क्या है? ज्ञान है। तो वही बताया गया है, किसी वस्तु के संबंध में जानकारी ही ज्ञान कहलाती है। अगर देखिए, जॉन लॉक
आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे। जॉन लॉक जो है किसके प्रवर्तक हैं, किसको फॉलो करते हैं, किस ज्ञान को, किस प्रकार के ज्ञान को मानते हैं, उसमें ज्यादा उनकी रुचि है, तो वो है आगमनात्मक ज्ञान। कौन सा? आगमनात्मक। जॉन लॉक आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे। आपको ध्यान रखना है आगमनात्मक ज्ञान क्या होता है, आगे डिटेल में पढ़ने मिलता है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि जॉन लॉक जो है वो आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे। किसके प्रवर्तक थे? आगमनात्मक ज्ञान। ठीक है, अगला देखिए, पाठ्यचर्या ज्ञान आधारित तथा बाल आधारित होना चाहिए। भाई पाठ्यचर्या जो है यानी करिकुलम जो है, सिलेबस जो है, वो किसके आधारित होना चाहिए? भाई पढ़ाना जो है किसको है? टीचर को। पढ़ाना किसको है? छात्रों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को। तो इन किस पे आधारित होनी चाहिए? पाठ्यक्रम बनना किस पे चाहिए? किसी दूसरे व्यक्ति पे, मजदूर पर, किसी इंजीनियर डॉक्टर पर नहीं भाई। पढ़ाने वाला शिक्षक और पढ़ने वाले छात्र, इन दोनों के लायक ही होना चाहिए क्या? पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, सिलेबस। ठीक है, तो वही बताया भाई, पाठ्यचर्या जो है वो ज्ञान आधारित तथा बाल आधारित होना चाहिए। सिंपल भाई, ज्ञान देने वाला और बालक जो ज्ञान लेते हैं, है ना, उनको। तो भाई पाठ्यचर्या जो है ज्ञान आधारित तथा बाल आधारित होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यचर्या सीखना किसको है? शिक्षक से ज्यादा छात्र को सीखना है। शिक्षक तो सीख के बन गया है छात्र, अब वो शिक्षक जो है अपने छात्रों को सिखाएगा। तो कैसे सिखाएगा? उनको पहले ज्ञान आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाएगा, फिर बालक के आधारित भी कि समझ में आसानी से आए। ठीक है, तो पाठ्यचर्या जो होती है वो ज्ञान आधारित तथा बाल आधारित तो होनी चाहिए ये। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अच्छा पाठ्यक्रम क्या होता है? भाई अच्छे पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें होती हैं पूछेगा। तो एक अच्छा पाठ्यक्रम संलग्नशील, वृद्धिशील एवं विकासशील होना चाहिए। ये तीन चीज ध्यान रखिएगा, संलग्नशील, वृद्धिशील एवं विकासशील होना चाहिए। ठीक, तो भाई एक अच्छा पाठ्यक्रम जो होता है वो संलग्नशील, वृद्धिशील एवं विकासशील होना चाहिए। ये तीन आपको ध्यान रखना है कि भाई कैसा एक अच्छा पाठ्यक्रम जो हो, पाठ्यक्रम बनाते वक्त, तैयार करते वक्त, पढ़ाते वक्त, इन बातों को ध्यान रखना है कि वो संलग्नशील, वृद्धिशील एवं विकासशील होनी ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ वाले। इनमें से आपको 3 पूछेंगे, और ये सिर्फ 3 नंबर नहीं, इनकी सहायता से आप अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी तो लिख पाएंगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको 5-8 नंबर दिलाकर जाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो वस्तुनिष्ठ वाले पढ़े वो कौन से। मेरे साथ आप बोलते चलेंगे तो आपको रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो मेरे साथ दोहराते चलिए, आपको याद हो जाएगा। पहला, बालक के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? भाई विद्यालय की। बालक के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका होती है विद्यालय की। दूसरा, परिवर्तन नियम है भाई किस चीज का? प्रकृति का। परिवर्तन नियम है प्रकृति का, जी हाँ, इसका सही उत्तर जो है ये प्रकृति का होगा। तीसरा, ज्ञान के स्रोत हैं कितने? 4। ज्ञान के स्रोत कितने हैं भाई? 4। बालक के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका होती है विद्यालय की, परिवर्तन नियम है प्रकृति का, ज्ञान के स्रोत है 4, शिक्षक अपने संतुलित व्यवहार द्वारा प्रभावित करता है पूरे समाज को। पूरे समाज पर शिक्षक के संतुलित व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षक अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित करता है समाज को। अगला, संस्कृति किन तत्वों का संग्रह है? संस्कृति जो है वो किन तत्वों का संग्रह है? तो संस्कृति जो है वह मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का संग्रह है। संस्कृति जो होती है वो मानव के द्वारा निर्मित, इंसान के द्वारा बनाया हुआ भौतिक एवं अभौतिक तत्व है। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्व जो है उनका मिश्रण है, उनका ही संग्रह है। ठीक है, तो ये संस्कृति किन तत्वों का संग्रह याद रखिए, मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का। अगला देखिए, पाठ्यचर्या और शिक्षक में अति निकट का संबंध है। भाई पाठ्यचर्या और जो शिक्षक होते हैं उनमें संबंध कैसा है? अति निकट का, यानी बहुत क्लोज रहते ही हैं, उसका संबंध है। तो पाठ्यचर्या और शिक्षक में अति निकट का संबंध बताया गया। कैसा संबंध बताया गया? अति निकट का। पाठ्यचर्या और शिक्षक में अति निकट का संबंध है। अगला, किसी वस्तु के संबंध में जानकारी ही ज्ञान है। किसी भी वस्तु के संबंध में जानकारी होना, इसे क्या कहा गया है? ज्ञान कहा गया है। अगला देखिए, जॉन लॉक आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे। तो जॉन लॉक थे वो किस ज्ञान के प्रवर्तक? आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे। जॉन लॉक आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे। अगला, पाठ्यचर्या ज्ञान आधारित तथा बाल आधारित होनी चाहिए। पाठ्यचर्या जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? ज्ञान आधारित तथा बाल आधारित होना चाहिए। अगला, एक अच्छा पाठ्यक्रम कैसा होता है? तो एक अच्छा पाठ्यक्रम संलग्नशील, वृद्धिशील और विकासशील होता है। याद रखिए कि एक अच्छा पाठ्यक्रम कभी भी संलग्नशील, वृद्धिशील एवं विकासशील होना ही चाहिए। अगला,
अब ये हमारे 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो गए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की, जो परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इन्हें ध्यान से याद रखना है। ठीक है, चलिए ये अब आपको 3 नंबर, 2 नंबर और साथ ही साथ 4 नंबर दिलाकर जा सकते हैं। तो इन प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है, ध्यान से लिख लीजिए भाई, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पुस्तक लेके। पहला यह है कि सृजनात्मक के आयाम बतलाइए। सृजनात्मक जो होता है उसके कितने आयाम होते हैं? तो पहले तो बता दूं, सृजनात्मक के 4 आयाम होते हैं। तो ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछ सकता है कि बताइए सृजनात्मक के आयाम कितने होते हैं? तो सृजनात्मक के 4 आयाम होते हैं। अब बात करनी कौन कौन से, तो भाई उसमें पहला है प्रवाह, है ना, फ्लुएंसी, दूसरा नम्यता, है ना, तीसरा मौलिकता, चौथा विस्तार, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये 4 होते हैं, प्रवाह, नम्यता, मौलिकता और विस्तार। अब आपको अगर एग्जाम में, परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सृजनात्मक के आयाम बतलाइए, तो कैसे उत्तर लिखेंगे? सृजनात्मक के आयाम, जो उस सृजनात्मक के बारे में पूर्ण जानकारी देने वाले, उसका प्रकृति बताने वाले, प्राकृतिक रूप बताने वाले चीजों को ही, घटनाओं को ही, या उन निशानियों को ही आयाम कहा जाता है। तो क्या भाई, खासियतों को, विशेषताओं को ही आयाम कहते हैं, ऐसा लिखेंगे। उसमें से फिर लिखेंगे सृजनात्मक के 4 आयाम होते हैं। सृजनात्मक के मुख्यतः मुख्यतः 4 आयाम होते हैं। कौन से 4 आयाम? डैश देकर लिखे। नंबर 1 प्रवाह। भाई प्रवाह के बारे में डिटेल में बताइए। फ्लुएंसी रहती है, किसी भी चीज को जब करते हैं, सृजनात्मकता हमेशा फ्लुएंसी से आती है, लगातार करते रहने से आती है ना। फिर नम्यता, मौलिकता, विस्तार। मौलिकता का मतलब है ड्यूटी, मोरल ड्यूटी, है ना, मोरल जो सही हो, ओरिजिनल फॉर्म, आइडियल फॉर्म से मौलिकता कहते हैं। ठीक, तो सृजनात्मकता के 4 आयाम है। कौन से 4 आयाम? प्रवाह, नम्यता, मौलिकता और विस्तार। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको प्रश्न पूछा कि सृजनात्मक के आयाम बतलाइए, तो आप बताएंगे सृजनात्मक के कुल 4 आयाम होते हैं। कौन कौन से 4 आयाम? पहला भाई प्रवाह, दूसरा कौन सा है भाई? नम्यता, और तीसरा है मौलिकता, और चौथा है विस्तार। तो ये हो गया सृजनात्मक के आयाम बतलाइए। अगर पूछ दे भाई सृजनात्मक की रचना बताइए, सृजनात्मक पर एक शॉर्ट नोट यानी कि छोटा सा निबंध लिखिए, एक लेख लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे भाई? ये बताएंगे सृजनात्मक के जो आयाम होते हैं, यानी कि सृजनात्मकता जो है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी भाग है, गुण है, जो एक छात्र और शिक्षक में होनी ही चाहिए, या इस शिक्षक को अपने छात्रों में को वो बात सिखानी ही चाहिए, उनमें डालनी ही चाहिए। तो ये सृजनात्मकता होती है। सृजनात्मकता जो होती है भाई, वो क्या होता है? 4 आयामों में बटा होता है। सृजनात्मकता मतलब उसकी विशेषताएं। सृजनात्मकता जहां होगी वहां पर क्या होगा, अगर ये बात पूछा जाए तो उसे ही कहेंगे उसकी विशेषताएं, उसके आयाम कहेंगे। ठीक है, तो सृजनात्मक के जो आयाम होते हैं कुल कितने होते हैं? 4 आयाम। कौन से 4 आयाम? पहला प्रवाह, दूसरा नम्यता, तीसरा मौलिकता, चौथा विस्तार। तो प्रवाह, नम्यता, मौलिकता और प्रवाह, ये 4 होते हैं भाई किसके? इस रचनात्मकता के आयाम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। रचनात्मकता बोला, सृजनात्मकता बोलो, बात एक ही है। ठीक, तो ये प्रश्न क्रमांक 11। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 12। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की, यथार्थ मतलब रियल नॉलेज, असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की विधियां बताइए। यथार्थ ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो आप कैसे जानेंगे? तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की मुख्यतः 2 विधियां हैं, इस बात को ध्यान रखिए। यथार्थ ज्ञान अगर प्राप्त करना है, पहली बात, ज्ञान प्राप्त करने या तो आपको किसी से सीखना होता है, या स्वयं कुछ कार्य को कर गलती करके उसे सीखते हैं सबक के रूप में, ना। तो यही आपको ध्यान रखना है कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की कुल 2 विधियां हैं। कितनी विधियां भाई? कुल 2 विधियां। एक है भाई कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का विधियों में से एक है विश्लेषणात्मक दर्शन। विश्लेषणात्मक यानी कि फिलोसफिकल, है ना, फिलोसफी थोड़ा सा, जिसका विश्लेषण किया जाए, गहन अध्ययन करके पूरा विश्लेषण डिटेल में बताया जाए, है ना, विचार विमर्श। तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की विधियां निम्नलिखित दी गई हैं। नंबर 1 क्या है कि विश्लेषणात्मक दर्शन यानी फिलोसफिकल, है ना, आप बताएंगे फिलोसफिकल नॉलेज। दूसरा वैज्ञानिक जांच पड़ताल। भाई वैज्ञानिक जांच पड़ताल, साइंटिफिक रिसर्च करके भी, जी हाँ, साइंटिफिक रिसर्च करके भी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है तो 2 विधियां भाई, या तो आप सारे वेद पढ़ के तपस्या में लीन हो जाइए, ऋषि मुनि से ज्ञान लीजिए। दूसरा वो होता है कि भाई इसमें आपको वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से खोज करने होगी, वैज्ञानिक हथियारों का, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए आप जांच पड़ताल करेंगे, क्या सही है क्या गलत है ना, इस प्रकार से। तो यथार्थ ज्ञान या कि रियल नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको जो विधियां हैं वो कुल 2 हैं। कौन सी 2 विधियां हैं? नंबर 1 विश्लेषणात्मक विधि। कौन सी विधि? विश्लेषणात्मक विधि। दूसरा वैज्ञानिक जांच पड़ताल विधि। फिर डैश देकर आप उसमें लिख सकते हैं भाई कि विश्लेषणात्मक दर्शन में ऐसा ऐसा करना होता है, फिर वैज्ञानिक जांच पड़ताल में कुछ ऐसा ऐसा करना होता है। इसीलिए क्या होता है,
यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का विधि है। इसीलिए किसी को अगर ये नहीं होगा तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जिसके पास होगा उसको मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ज्ञान के प्रकार तथा उपकरण बतलाइए। जो ज्ञान होता है उसके प्रकार एवं उपकरण बताने हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी तक हमने ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़े, 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़े, इन 10 की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, 3 नंबर तो जरूर हासिल कर लेंगे कि भाई इसमें 3 नंबर जो है वो 1 मार्क्स वाले हैं, यानी एक एमसीक्यू यानी एक बहुविकल्प प्रश्न रहता है, एक खाली स्थान रहेगा और एक वाक्य वाला भी रहेगा। तो यहाँ से 3 नंबर तो आपके फिक्स हो गया, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, उसमें देश की मान्यता से लेके वीजा से लेके परमिशन तक बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको ध्यान में रखना है। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं भाई, इन तरह के ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा ज्ञान अगर आपको हासिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और भी कार्य करने होंगे। आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी प्रश्न उत्तरों को कंठस्थ करना पड़ेगा। और सिर्फ इनसे नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप और नोट्स ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, किताबें खरीद कर पढ़ सकते हैं। आपको और ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो ये यथार्थ ज्ञान इस तरह से हासिल किया जाता है। आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद भाई अगला प्रश्न, ज्ञान के प्रकार तथा उपकरण बतलाइए। ज्ञान का प्रकार क्या होता है, ज्ञान के उपकरण बताइए। तो पहले बता दो भाई, ज्ञान के 3 प्रकार होते हैं और उपकरण की बात करूं तो 5 उपकरण होते हैं। और प्रकार अलग है, स्रोत अलग है, उपकरण अलग है। ध्यान रखिए इन बातों में, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, पहले तो ध्यान रखिए भाई, ज्ञान के स्रोत जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4। ज्ञान के स्रोत कितने होते हैं, 4 स्रोत होते हैं। इस बात का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा क्लियर क्रिस्टल एकदम। जी हाँ, तो ज्ञान के स्रोत कितने होते हैं भाई, 4। दूसरा, ज्ञान के प्रकार कितने होते हैं, ज्ञान के प्रकार होते हैं 3। जी हाँ, ज्ञान के प्रकार कितने होते हैं, तो ज्ञान के प्रकार 3 होते हैं। पहला आगमनात्मक ज्ञान, दूसरा प्रयोग मूलक ज्ञान, तीसरा प्रागुनुभव। जी हाँ, प्रागुनुभव यानी कि पहले अनुभव लेकर सीखना, दूसरा प्रयोग मूलक यानी कि एक्सपेरिमेंट करके सीखना, यानी कुछ करोगे गलती होगी उसमें लेकिन सीखोगे भी जाओगे ऐसे ही। और पहला है आगमनात्मक ज्ञान, आगमनात्मक। ठीक है, तो आगमनात्मक ज्ञान में क्या होता है, बस भाई ये ज्ञान आ गया आपको और आप इसको अपने हिसाब से करना चाहोगे उसको, अब फिर आप उसको सीखो ना सीखो कोई भी नहीं, बस अपने हिसाब से करना चाहोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार से ज्ञान के 3 प्रकार हैं, आगमनात्मक ज्ञान, दूसरा प्रयोग मूलक ज्ञान और तीसरा प्रागानुभव यानी प्राग अनुभव। ठीक है, तो प्रागानुभव ज्ञान, इस प्रकार के 3 ज्ञान है। ठीक, अब इन ज्ञान को हासिल करने के लिए जो उपकरण है, जो इंस्ट्रूमेंट रिसोर्सेज उसकी बात करते हैं। तो भाई इन ज्ञान को हासिल करने के लिए सबसे पहले संवेदात्मक यानी कि इंद्रिय समझ चाहिए, यानी कि इंद्रिया जो है ना हमारी सेंस ऑर्गन्स वो होने चाहिए सक्रिय। दूसरा अंत प्रज्ञावाद, खुद से भी सोचना आना चाहिए इन सब बातों को। तीसरा दैवीय ज्ञान, आपको दैवीय ज्ञान के हिसाब से भी कुछ मिलता है, आस्था से भी। चौथा जो है सत्तावादिता, यानी आपको पावर चाहिए, सत्ता आपके हाथ में चाहिए, यानी आप किसी भी जगह एरिया के हेड बने तब ऐसा हो पाएगा। और अंतिम जो है वो क्या है भाई, हमारा बुद्धिवाद है। क्या है, बुद्धिवाद, यानी कि जिसको बुद्धि ज्यादा है, जो ज्यादा नॉलेजफुल है, जिसको ज्यादा ज्ञान है, वो बताएगा इसमें। तो भाई ज्ञान के प्रकार 3 है, आगमनात्मक, प्रयोगमूलक और प्रागनुभव। फिर ज्ञान के उपकरण की बात करें तो ज्ञान के उपकरण भाई 5 है। पहला संवेदात्मक ज्ञान, जिसे इंद्रिय ज्ञान के नाम से जाना जाता है। दूसरा अंत प्रज्ञावाद, तीसरा दैवीय ज्ञान, चौथा सत्तावादिता और पांचवा बुद्धिवाद। तो ये यहाँ पर कुल 5 उपकरण है ज्ञान के। तो ज्ञान के यहाँ पर 3 जो है क्या कह सकते हैं हम, प्रकार है और 5 उपकरण है। या देखिए प्रकार अलग होते हैं, उपकरण अलग होते हैं और स्रोत भी अलग होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर 13। जी हाँ, ये आपको यहाँ सामने मैंने 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताए, सबसे महत्वपूर्ण थे। उसके बाद फिर भाई हमने बात की प्रश्न यहाँ 11, 12, 13 की। जी हाँ, ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जिनमें कई सारे दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, ठीक है, इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर आप इतना सीखा, इतना पढ़ा है अभी तक कि आपने 23 मिनट की ये वीडियो देखी है, भाई आप सब कुछ जानते हैं, आपको 15 अंक लेने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा क्या करना है आपको, इसके अलावा आपको जो भी पढ़ाया गया इन वीडियोस को देखते रहना है, रिपीट करना है। ठीक है, और किताब से आपको क्या करना है, कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज लेते रहनी है और बीच बीच में रिवीजन करते रहना है ताकि आप भूले ना। अक्सर छात्र जो होते हैं वो भूल जाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा समाज शिक्षा और पटचर्या बोध का इकाई 4। अब हम बात करते हैं कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है आपको कैसे कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जैसे कि भाई बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, रीट, एमपीटीटी, सिर्फ बीए, सिर्फ एमए, सिर्फ डीएड, सिर्फ बीएड, टीटी, इन सब चीजों की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ आपको सभी विषयों की वीडियोस उपलब्ध होंगे बहुत ही आसान भाषा में, अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही कम फीस में सबसे ज्यादा छात्रों का चयन हमने रीट की परीक्षा में करवाया हमारी संस्था से। साथ ही साथ आप
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य से आते हो आपको प्रवेश मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रवेश लिया है किंतु क्या करते हैं, वो इन सब चीजों में नहीं पढ़ते हैं, लाइमलाइट में नहीं आते हैं और वो दूसरों को बताते नहीं है कि भाई हाँ प्रवेश ले लीजिए आप भी, आपको भी आपके भविष्य सुधर जाएगा, फायदा मिलेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना कि आप अगर पढ़ रहे हैं, आपने प्रवेश लिया है तो दूसरों को रेफर कीजिए ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल बन पाए। और अगर आप अपनों का भला करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आज ही प्रवेश करवाएं। डीएलएड, बीएड, एमपीटीईटी, बी फार्मा, डी फार्मा, एमए, बीए, बीकॉम, जो आप कोर्सेज जाते हैं एनएम, सब कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा भारतवर्ष के कहीं के भी छात्रों, किसी भी राज्य के छात्रों। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, आप ये वीडियो मिस नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ जरूरतमंदों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे पढ़ पाए। और वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ आपको किन विषयों की वीडियो चाहिए और कौन सा विषय आप पढ़ना चाहते हैं, किस प्रकार की वीडियोस आपको चाहिए, सीटेट, रीट, एमपीटीटी, किस प्रकार की वीडियो चाहिए, ये भी आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं। तो आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उन वीडियो लेक्चर्स को देखकर आप एमपीटीटी की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ये देखिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।